ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक, एनर्जी कम तो नहीं है आप लोगों की? पक्का? स्टार्ट करें। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का, जो सेकंड यूनिट है आपका, लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या? अब उसमें आपको तीन चीजें पूछी गई हैं आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में, कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, दूसरा एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, और तीसरा एक पॉइंट पूछा गया है आपसे कि सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। ये तीन पॉइंट पूछे गए हैं। अब जब आप इसमें पढ़ेंगे एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, यहां ध्यान दें सभी लोग, जो आप एक पॉइंट पढ़ेंगे इसमें एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें यूटिलाइज्ड हो रही हैं, उसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं, है ना, बेसिक्स क्या है उसके, ये चीज हमको पता है, वो पॉइंट्स। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का कोई सा भी आपको डोजेस फॉर्म आए तो आप उसमें क्या क्या एक्सपिएंट यूज होते हैं आप ये बता सकते हैं। जैसे आपसे सिरप पूछा गया, सस्पेंशन पूछा गया, इमल्सन पूछा गया, यदि आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म के एक्सिपिएंट्स के बारे में नॉलेज है तो ऐसे 8-10 पॉइंट आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कॉमन होते हैं सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में। ठीक, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना सर कैसे हम चीजों को ज्यादा तैयार करें, जैसे अब सिरप भी है, सस्पेंशन भी है, इमल्सन भी है, एलिक्सिर भी है, लिनीमेंट भी है, लोशन भी है, ड्रॉप्स भी है, और भी कई सारे डोजेस फॉर्म है लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो, है कि नहीं? तो सर सारे डोजेस फॉर्म के बारे में कितना याद करें हम? इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे। यस और नो? तो डोजेस फॉर्म को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंपेरेटिव वे में पढ़ना, उनको कंपेयर करके पढ़ना। कैसे पढ़ना? कंपेयर करके पढ़ना। जैसे सिरप और एलिक्सिर, तो सिरप और एलिक्सिर में डिफरेंस क्या? बेसिक डिफरेंस याद रखो। सिरप, ज्यादातर सिरप एक्वस प्रिपरेशंस हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज का सॉल्यूशंस होती हैं और एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं। एलिक्सिर हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं, मतलब एल्कोहल प्लस वाटर होता है, दोनों होता है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है एलिक्सिर में। एलिक्सिर में ज्यादातर फिर एल्कोहल है, तो एल्कोहल में कई सारे नंबर ऑफ ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कई सारे जो आपके एल्केलॉइड्स होते हैं, रेजिन होते हैं, वो एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में फिर सॉल्युबिलिटी उनकी नहीं होती है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो एलिक्सिर में कई सारी ड्रग्स ऐसी भी आ जाती है जो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। तो क्या एलिक्सिर अब बच्चों को दिया जा सकता है? उसमें एल्कोहल है तो क्या बच्चों को एलिक्सिर दिया जा सकता है? मोस्टली नहीं देंगे हम एलिक्सिर बच्चों को, क्योंकि उसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा है। लेकिन सिरप दे सकते हैं क्या? तो दूसरा डिफरेंस यहां समझ में आ जाता है। ठीक, फिर जब हमने पढ़ा लिनीमेंट एंड लोशन, लिनीमेंट और लोशन, तो लिनीमेंट और लोशन, लोशन बहुत सुना हुआ टर्म है, लिनीमेंट एक कॉमन टर्म है। तो लिनीमेंट क्या, लोशन क्या होता है जो कॉस्मेटिक पर्पस पे ज्यादातर यूज्ड होते हैं, लेकिन लिनीमेंट क्या होंगे, ज्यादातर मेडिकेटेड होंगे। दोनों एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई करेंगे। दोनों को कैसे करेंगे हम? एक्सटर्नल स्किन पर अप्लाई करेंगे। फिर आपको आ गया इमल्सन एंड सस्पेंशन। क्या आ गया? इमल्सन एंड सस्पेंशन। तो ये एक अलग कैटेगरी ऑफ लिक्विड होती है जिसमें दो फेज होते हैं। क्या होते हैं? दो फेज होते हैं। तो इनको हम बायफेजिक लिक्विड बोलते हैं। कोई आपसे पूछेगा वाइवा में कि ये बायफेजिक क्या है, बायफेजिक सिस्टम क्या है? तो बायफेजिक सिस्टम जिसमें दो फेज होते हैं। इमल्सन होगा तो उसमें दोनों फेज लिक्विड होंगे, और सस्पेंशन होगा तो एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा। दो फेज है, दो फेज है मतलब दो अवस्था अलग अलग है। हमने उसको एक साथ मिक्स भी कर दिया तो एक लिक्विड अपने आप में अलग रहेगा और दूसरा लिक्विड अपने आप में अलग रहेगा। तो सर ऐसी प्रिपरेशन हम बना क्यों रहे हैं इमल्सन, जब दोनों लिक्विड अलग अलग है? नहीं, एक इसमें सिस्टम ऐसा होता है जिससे कि वो दोनों लिक्विड को हम जोड़ के रख सकते हैं। इमल्सन है तो इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंशन है तो सस्पेंडिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? ये एक तरीके के सर्फेक्टेंट होते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी तो थ्योरी आप आसानी से बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? लिक्विड डोजेस फॉर्म हमसे पूछा गया, व्हाट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमने डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी है। डोजेस फॉर्म क्या होता है? द फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इनटू द मार्केट। व्हेन द डोजेस फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इनटू द लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड द लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है ना? द फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस आर रिप्रेजेंटेड इनटू द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द लिक्विड डोजेस फॉर्म। जब डोजेस फॉर्म को लिक्विड डोजेस फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट में तो उसको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो कई सारी डेफिनेशन, या तो हम बोले व्हेन एपीआई, एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये भी पूछते हैं आपसे वाइवा में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वाइवा में पूछ सकते हैं बेटा एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जो कि आपकी ड्रग है, प्लस उसके साथ में हम जो नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज करते हैं, नॉन ड्रग कंपोनेंट।
आपको नहीं आता बहुत ज्यादा थ्योरी लिखना, तो आप ड्रग एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब जो एपीआई है, एपीआई क्या हो सकता है आपका, एपीआई एक फॉर्म ऐसा हो सकता है कि एपीआई इसमें पूरे तरीके से सॉल्युबलाइज्ड है, क्या है, सॉल्युबलाइज्ड है या सॉल्युबल है, पूरा घुल गया उसमें। मतलब हमने एक पानी लिया और पानी में नमक डाल दिया, तो नमक और पानी में अब डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं, दोनों सिस्टम क्या हो गए, मिल गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, आपने ये डिफाइन कर दिया। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, व्हेन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक, फिर हम क्या बताएंगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नोट्स याद रखने की ये भी रहता है कि सबसे पहले आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, साथ में एक आध जो कंटेनर होता है बॉटल बना के आप वो एक्सप्लेन कर दें, तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जाम में। फिर आपने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसको हम समझेंगे भी कि मोनोफेजिक और बायफेजिक क्यों बोला गया। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उस लिक्विड में पूरे तरीके से मिक्स्ड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। समझ में आया, फिर से समझे, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जब हम कंटेनर में कोई सॉल्वेंट हमने लिया और उसमें किसी कंटेंट को हमने डाला, जैसे सॉल्ट को, और वो पूरे तरीके से उसमें घुल गया, तो अब उस सॉल्ट में और उस पानी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक सिंगल फेज बना लेता है, इसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लियर, ठीक। अब कुछ सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स करना। क्या बोलते हैं, जैसे आपने रेत के पार्टिकल्स लिए और पानी में डाल दिए, तो क्या वो उसमें घुलेंगे क्या। आपने ऑयल के ग्लोब्यूल्स लिए और पानी में डाल दिए, तो क्या उसमें वो घुलेंगे क्या, नहीं घुलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसमें डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो इनको हम कोई ना कोई सिस्टम से स्टेबलाइज्ड करते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते अपने आप। आप कितना भी स्टेबलाइज कर दो, एक टाइम के बाद में सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, और ऑयल पार्टिकल्स यदि ऑयल के ग्लोब्यूल्स यदि उसमें घुल भी गए तो धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो डिस्पर्स सिस्टम में आपका क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आपसे कोई पूछेगा बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, तो इसमें दो फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं, फिर दो फेज में, इसमें दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका इमल्सन और दूसरा आपका सस्पेंशन। एक इमल्सन और दूसरा सस्पेंशन। अब इमल्सन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स ही लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड हैं। अब वो ऑयल भी हो सकता है, ऑयल इन वाटर हो सकता है, या तो वाटर इन ऑयल हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, अभी मैं एक जगह वाइवा लेने गया था, तो कई बच्चे बोले कि सर जब ऑयल को हम एक्वस में मिक्स कर देते हैं तो वो आपका बायफेजिक इमल्सन कहलाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऑयल को हम लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं एक्वस में, या तो एक्वस वाले ड्रॉपलेट्स को हम ऑयल में मिक्स कर सकते हैं। सिस्टम वो भी दोनों टाइप का हो सकता है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इमल्सन क्या है। इमल्सन एक ऐसा बायफेजिक सिस्टम है जिसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स को लिक्विड मीडियम में ही डिस्पर्स कर दिया जाता है। इमल्सन क्या है, इमल्सन इज अ बायफेजिक सिस्टम इन विच द लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम। ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स इनटू द लिक्विड मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन, जिसको कि हम स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। किससे स्टेबलाइज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इसमें क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या तो सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड मीडियम। सस्पेंशन क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स को किस में डिस्पर्स करते हैं हम, लिक्विड मीडियम में, तो क्या हो जाएगा आपका ये सस्पेंशन। और इसको हम स्टेबलाइज किससे करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट से। कैसे स्टेबलाइज करते हैं, देखो इमल्सन और सस्पेंशन आपको अलग से सिलेबस में पूछा भी गया है, सिलेबस में नोट्स ये बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। लेकिन यहां पर आपको केवल बताना है कि हाँ लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है आपका मोनोफेजिक और बायफेजिक में डिवाइडेड होता है। तो बायफेजिक क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आया, प्रभात क्लियर। सस्पेंशन क्या है, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में घोल देते हैं कि डिस्पर्स करते हैं, घोल नहीं सकते ना, हाँ
कैसे हम उसको डिस्पर्स करते हैं? हाँ, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सॉलिड अपनी अलग फेज बना के रखता है, लिक्विड अपना अलग फेज में होता है, इसलिए हम इसको बायफेजिक बोलते हैं। वैसे ही इमल्सन में लिक्विड अलग, ड्रॉपलेट्स अलग फेज में रहेंगी, ऑयल है और वाटर है तो वो अलग फेज में रहेगा, बस हमने उसको किसी सिस्टम से स्टेबलाइज्ड कर दिया है। अब समझ में आया? तो बायफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? बायफेजिक लिक्विड डोसेस फॉर्म क्या फॉर्म होता है? जिसमें कोई ड्रॉपलेट्स लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम। समझ में आया? अब इसमें दो पार्ट होते हैं, इमल्सन एंड सस्पेंशन। इमल्सन क्या होता है? जिसमें लिक्विड को लिक्विड में ही मिक्स कर दिया जाता है, मतलब डिस्पर्स कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। और सस्पेंशन क्या होता है? जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। सॉलिड इसमें घुलते नहीं है, सॉलिड का अपना एक अलग फेज होता है और लिक्विड अपना एक अलग फेज होता है, इसलिए इसको बायफेज। इमल्सन में ऑयल का एक अलग फेज रहता है, वाटर का एक अलग फेज होता है, इसलिए बायफेजिक। क्लियर? फिर दूसरा मोनोफेजिक में एग्जांपल्स बता दें। मोनोफेजिक में क्या होता है? इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए। इंटरनल यूज में आप क्या बता दें? सिरप, एलिक्सिर, लिंक्टस, जो हमने डोजेस फॉर्म में पढ़ा है। तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन यहां हमने बहुत जल्दी बताना, बहुत टाइम नहीं लगाना है आपको। फिर एक्सटर्नल यूज में लिनीमेंट, लोशन, ठीक, क्रीम वगैरह तो सेमी सॉलिड में आ जाएंगे ना। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट इसी में एडवांटेज, लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज क्या है? ठीक, हेडिंग डालना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहां तक समझ में आया? लिक्विड डोजेस फॉर्म पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? क्या डिफाइन करेंगे? लिक्विड डोजेस फॉर्म पूछा जाएगा तो लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? लिक्विड डोजेस फॉर्म का बड़ा हो गया। फिर हम बताएंगे एडवांटेज। लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट लिखना इजी टू स्वेलो, मतलब उनको बोलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेट करना, ओरली लेना इजी होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म को, ठीक है ना। सॉलिड से कंपेयर करके आपको बताना है। तो पहला एडवांटेज क्या है? इजी टू स्वेलो, मतलब उसको निगलना इजी होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म को, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन और ओल्ड एज पेशेंट। यदि चिल्ड्रन है और ओल्ड एज का पेशेंट है तो उसके लिए लिक्विड डोजेस फॉर्म एक एडवांटेज वाला डोजेस फॉर्म है। सेकेंड, लिक्विड डोजेस फॉर्म के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन? आप लोग बताएं, फास्ट या स्लो? फास्टर एब्जॉर्प्शन। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी एडवांटेज को आप ऐसे भी बता सकते हैं, एक सर्कल बनाकर एडवांटेज बताएं, यहां पर इजी टू स्वेलो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट फास्टर एब्जॉर्प्शन, बट ऐसा नहीं करना कि पूरे एक पेज में एक कोने में ये बना रहे हैं, एक कोने में ये बता रहे हैं, ऐसा भी ना लगे कि आप कॉपी भरना चाह रहे हैं, बट अलग ही देखिए, एडवांटेज एक अलग ही उसमें देखिए वो आपका कि हाँ आपने उस चीज को अलग ही आइडेंटिफाई करा दिया। सेकंड क्या है? फास्टर एब्जॉर्प्शन। फास्टर एब्जॉर्प्शन क्या होगा इसमें आप बता सकते हैं? जैसे टैबलेट है तो सबसे पहले ये क्या होगी? डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट का स्टेप होगा, मतलब कि ये पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगी। फिर क्या होगी? ये डिसोल्यूशन होगा इसमें, फिर ये ड्रग पार्टिकल्स रिलीज करेगी और टारगेट ऑर्गन में जाएगी। तो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में डिसइंटीग्रेशन का स्टेप क्या हुआ? हट गया, डायरेक्ट ड्रग आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होके टारगेट ऑर्गन में चली जाएगी। फिर फॉर्मुलेशन इजी, इनका जो फॉर्मुलेशन होता है वो क्या होता है? तो ऐसा भी बोल सकते हैं इजी टू फॉर्मुलेट, ठीक। मोस्ट ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये पॉइंट जरूर लगाना, मोस्ट ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म इजी टू फॉर्मुलेट, इनको बनाना आसान होता है। फिर नेक्स्ट, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द वेरियस रूट, इनको वेरियस रूट से लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या बता सकते हैं? शुड बी टेकन और गिवन, ऐसा भी बोल सकते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन देगा तो खुद से नहीं लगाएंगे हम,
तो शुड बी टेकन, ली जा सकती हैं थ्रू वेरियस रूट। इनको हम कई सारी रूट से ले सकते हैं, जैसे कि ओरल, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक। रेक्टल रूट और बॉडी कैविटीज में भी दे सकते हैं इनको, तो कई सारी रूट से ले सकते हैं। क्या टैबलेट को इंजेक्शन फॉर्म में लोगे? नहीं ले सकते। तो इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है हमको। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि देखिए, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन वाला आ जाता है कि व्हाई द लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेस फॉर्म। मतलब बताना एडवांटेज ही है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म ओवर सॉलिड डोजेस फॉर्म, जस्टिफाई। तो बताना एडवांटेज ही है। आया समझ में? और ये ऐसे पॉइंट होते हैं नॉट ओनली फॉर, अब आपको कोई पूछा गया, सिरप पूछा गया, एलिक्सिर पूछा गया, उसमें भी बता सकते हैं एडवांटेज ऑफ सिरप। सिरप एज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, इजी टू स्वेलो, फास्टर एब्जॉर्प्शन, इजी टू फॉर्मुलेट, शुड बी कैन बी टेकन फ्रॉम द वेरियस रूट। कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म आपसे पूछा गया तो बता सकते हैं कि नहीं। फिर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट लिखना बल्की इन नेचर। बल्की का मतलब क्या होता है कि इसका अमाउंट ज्यादा होता है, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं होता जितना मैं बता रहा हूं, है ना। नहीं तो बोलो सर इतनी बड़ी सिरप आपने कहां बना ली। मतलब एज कंपेयर टू द सॉलिड टैबलेट इनका अमाउंट ज्यादा रहता है ना। मान के चलो कोई सिरप है, आपको खांसी वगैरह चल रही, तो जेब में रख के कैसे घूमोगे, है ना, या हाथ में भी लिए रहोगे तो कैसे। तो ये इनका जो है बल्की होता है, मतलब ज्यादा स्पेस लेती है, ये स्थान ज्यादा घेरती है, उसको हम बोलते हैं बल्की इन नेचर। तो ट्रांसपोर्ट करना इसका इजी हो जाएगा क्या? नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना। और स्टोर करना भी। और सॉलिड का कभी एडवांटेज लिखना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉट अ बल्की डोजेस फॉर्म एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो आंसर खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के तैयार रखा करो कि आप जब सॉलिड के एडवांटेज पूछे जाएंगे तो जो इसके एडवांटेज हैं वो उसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे, है ना, और जो इसके डिसएडवांटेज है वो उसके एडवांटेज हो जाएंगे। सेकंड, इसमें हम सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज करते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट, इसमें वाटर यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट जब हम इसमें वाटर यूज करते हैं तो वाटर क्या होता है? इट इज इजी टू डेवलप द माइक्रोब्स इन वाटर। माइक्रोबियल ग्रोथ, तो इसमें हमको क्या बताना? चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इज हायर, चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इज हायर इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, बिकॉज हेयर वी यूज मोस्ट ऑफ द जो सॉल्वेंट हम इसमें यूज करते हैं वो वाटर यूज करते हैं। फिर इसमें और क्या हो सकता है? चांसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद सनलाइट और एयर। सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? इसमें इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। बल्कि सॉलिड में इतना ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि सनलाइट और आपका एयर से कांटेक्ट करके ये डिटोरियोरेट हो जाए या गड़बड़ हो जाए। फिर शॉर्ट एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट होती ना हर एक मेडिसिन की। मान के चलो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, आपने 1 महीने पहले उसको लेकर आ गए हैं और आपने उसको खोल भी लिया है, तो क्या अगले महीने आपकी हिम्मत होगी कि उसी लिक्विड को, सिरप को पी जाए? होगी क्या? ऑलरेडी खोला हुआ था उसका कैप, तो नहीं। आप क्या करोगे? कहीं और खांसी बढ़ ना जाए, इसमें कोई माइक्रोब्स ना ग्रोथ कर गया हो। लेकिन टैबलेट आप 1 महीने पहले लाए हो और अभी आपको यूज करना होगा तो कर लोगे। तो इनका ओवरऑल यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड। तो इसको हम बोलेंगे, एक और पॉइंट उसमें ऐड हो जाता है, इनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? शॉर्ट एक्सपायरी डेट होती है, ज्यादा लंबे समय तक के लिए एज कंपेयर टू द सॉलिड। नहीं तो बोलो सर मैंने एक तो लिक्विड डोजेस फॉर्म देखा था, उसमें तो वन ईयर लिखा था, 2 years लिखा था, तो भैया वो पैक्ड था और सॉलिड के कंपैरिजन में उसका कम ही होगा एक्सपायरी डेट। फिर चांसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर हायर, ठीक है ना।
चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स जो है डोजेस फॉर्म के क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज। तो आपको सिलेबस में अलग से दिया ही गया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। कम से कम 5 एडवांटेज डिसएडवांटेज आना चाहिए। और इसके अलावा हम और भी पढ़ेंगे बीच में कई सारे जो थ्योरीज हैं, तो उसमें आपको ये डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है आपका एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब एक्सिपिएंट इन यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट, हाँ जाइए, एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके वोकैब्स आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन मान के चलो 12 से 15 पॉइंट्स हैं उसके, तो उन 12 से 15 पॉइंट को याद कैसे रखें, उन 12 से 15 पॉइंट को हमको याद कैसे रखना, तो उसकी टेक्निक भी हम समझेंगे। ठीक, तो एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट, एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज्ड होते हैं। अब ये कैसा, एक ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म का, लिक्विड डोजेस फॉर्म का फॉर्मुलेशन पूछा जाए, इमल्सन का फॉर्मुलेशन पूछा जाए और आपका सिरप का फॉर्मुलेशन पूछा जाए, तो फॉर्मुलेशन में आपको ये बताना है कि उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाए तो कैसे उसको बनाते हैं, आ रहा है समझ में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाए तो कैसे उसको बनाते हैं, कौन सी मेथड से उसको बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फॉर्मुलेशन पूछा जाए तो उसको बनाते समय क्या क्या चीजें लगती हैं। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फॉर्मुलेशन आपसे पूछा जाएगा तो ये बताना है आपको। ठीक, आप चाय बनाते हैं तो उसका फॉर्मुलेशन क्या है, चाय पत्ती, ठीक, पानी, और तो चाय पत्ती पानी में घुलती है क्या, नहीं घुलती है। तो चाय पत्ती और पानी को हम बात करें तो वो एक किस तरीके का सिस्टम है, फेज के हिसाब से, मोनोफेजिक या बायफेजिक। लेकिन हम चाय में से जो उसके अंदर का कंटेंट है वो निकालते हैं उसमें, उसको बॉईल करके। तो मेथड क्या हो गई उसकी, हीट प्रोसेस से हम उसको बनाते हैं बाय बॉईल करके, चाय को जो बनाते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। लेकिन फॉर्मुलेशन उसका क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। तो एक लिक्विड डोजेस फॉर्म को जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है सॉल्वेंट, या तो हम इसको व्हीकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक, अब सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप, सॉल्वेंट आर द डिसॉल्विंग एजेंट और डिस्पर्सिंग एजेंट। क्या होते हैं, डिसॉल्विंग और डिस्पर्सिंग एजेंट दैट डिसॉल्व और डिस्पर्स मेडिकामेंट इनटू देम, जो अपने आप में मेडिकामेंट्स और मेडिसिन को, जो भी मेडिकामेंट्स है उसको अपने में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। डिसॉल्विंग एजेंट और डिस्पर्सिंग एजेंट दैट डिसॉल्व और डिस्पर्स मेडिकामेंट इनटू देम, जो अपने में डिस्पर्स और डिसॉल्व कर लेते हैं मेडिकामेंट्स को। ठीक, सेकंड, एक और पॉइंट ये क्या करते हैं, इंक्रीज द बल्क, ये आपके प्रिपरेशन का बल्क बढ़ा देते हैं। क्योंकि ड्रग और जो दवाइयां होती हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है, उसको हमको क्या करना है, उसका बल्क बढ़ाना है। तो हम किसकी मदद से बढ़ाते हैं, व्हीकल की मदद से या तो सॉल्वेंट की मदद से। तीसरा, एक सॉल्वेंट आपके ड्रग मॉलिक्यूल को टारगेट एरिया तक ले जाने का भी काम करता है। तो ये क्या काम करते हैं, एक तरीके के कैरियर का भी काम करते हैं, उसको ड्रग को कैरी करने का काम करते हैं। तो सॉल्वेंट के ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमने ये बता दिया कि पहला इंग्रेडिएंट क्या है, सॉल्वेंट। पहला इंग्रेडिएंट क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम क्या क्या है, डिसॉल्व करना, बल्क बढ़ाना और ड्रग को कैरियर तक ले जाना। ठीक, फिर इसके एग्जांपल्स दे दें आप कि क्या क्या एग्जांपल है एज अ सॉल्वेंट और व्हीकल में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, वाटर। ठीक, सेकंड क्या है आपका, एल्कोहल, वाटर, एल्कोहल। फिर आपका PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। फिर फोर्थ आपका ग्लिसरॉल। ये क्या है, एग्जाम्पल है आपके किसके, व्हीकल और सॉल्वेंट। अब मान के चलो आपको सॉल्वेंट के बारे में बस पूछ लिया गया है, तब हम बताएंगे कि सॉल्वेंट क्या है, ये क्या है।
कई बार इनका भी पूछ लेते हैं कि गुड कैरेक्टर, एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए एक्सिपिएंट में। तो हम कभी एक्सिपिएंट की आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सारे एक्सिपिएंट के लिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक, इनर्ट होना चाहिए, मतलब इंटरेक्ट ना करे ड्रग के साथ में, नॉन टॉक्सिक हो मतलब पॉइजनस कारण ना बने, इनर्ट होना चाहिए, फिर कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल विद द ड्रग सब्सटेंस और विद द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो, ये चीजें होना चाहिए ना, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, मतलब ज्वलनशील ना हो, जल ना जाए, पता चले बॉटल खुली आग उगल रहा है ना, तो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक, ये सारी चीजें होना चाहिए। और ये क्या, एक एलिगेंसी प्रोवाइड करना चाहिए टू द प्रिपरेशंस को। कैसी, क्या चीज प्रोवाइड करना चाहिए, एलिगेंसी, मतलब एक प्रिपरेशन को खूबसूरती प्रदान करे, नहीं तो पता चले सिरप खोला, आप देख के नहीं पीना भैया हमको। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज की डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो भी आप प्रिपरेशंस बना रहे हो वो कैसी होना चाहिए। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, अब हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और एलिगेंसी प्रोवाइड करना चाहिए। अब कोई सी की भी बात कर लें, हम किसी भी कंपोनेंट की बात कर लें, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से, क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या प्रॉपर्टीज एक होना चाहिए आपके एक्सिपिएंट में। तो सॉल्वेंट, चाहे कोई भी एक्सिपिएंट की बात करें तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है जो आपको बताना है, ठीक। फिर नेक्स्ट, इसमें आपका ऑयल भी हो जाता है, कई सारे ऑयली सब्सटेंस भी जो है हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट और व्हीकल। सेकंड, नेक्स्ट लिखें सर्फेक्टेंट। सेकंड क्या आ जाएगा आपका, सेकंड है आपका सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट में आपको कई सारे पॉइंट्स याद रखने। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं सर्फेक्टेंट। तो आपको ये बताना सर्फेक्टेंट का यूज क्या होता है, ये इंटरफेसियल टेंशन को कम कर देते हैं। सर्फेक्टेंट आर द एजेंट दैट रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू फेज। इनका काम क्या होता है, रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन। जैसे मान के चलो शक्कर को हमको किसी चीज में घोलना है, तो शक्कर एक सॉलिड है, उसके फेज है, और पानी है उसका फेज है, तो दो सब्सटेंस के बीच के जो सतह है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो दो चीजों के बीच के इंटरफेस को कम कर दिया जाए तो वो क्या होंगे, आसानी से मिलने लगेंगे और घुलने लगेंगे। घुलने वाला होगा तो घुल जाएगा और डिस्पर्स करने वाला होगा तो वो उससे अटैच रहेगा। तो ये सर्फेक्टेंट का काम होता है। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन। अब सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, दे हैव द टू पार्ट्स इन सर्फेक्टेंट। इनमें बोथ द पार्ट्स होते हैं, पोलर और एक नॉन पोलर। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट रिड्यूस द सरफेस इंटरफेसियल टेंशन। पोलर और नॉन पोलर। पोलर कौन सा पार्ट होता है इसका, जो वाटर लविंग पार्ट होता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है इसका पोलर। और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है इसका, ऑयल सॉल्युबल। अब सर्फेक्टेंट कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक। कैटेगरी इसमें आपको बताना है अलग। सर्फेक्टेंट में आप सबसे पहले बताएंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, दैट यू विल यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन को स्टेबल करने के लिए जिन सब्सटेंस का हम यूज करते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट एक तरीके के क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं आपके, दीज आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन। या आपको इमल्सन में नहीं बताना है तो ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने के लिए आप इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप अकेसिया बता देंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर द सर्फेक्टेंट दैट रिड्यूस सरफेस टेंशन। देखो डेफिनेशन कॉमन है। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट दैट रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड और स्पेशली यूज्ड इन इमल्सन फॉर्मुलेशन। इमल्सन फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। फिर इसी में दूसरा आपका आ जाएगा सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्फेक्टेंट। क्या होते हैं ये, सर्फेक्टेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच में सर्फेक्टेंट को रिड्यूस करते हैं।
कोई आपसे पूछेगा इमल्सन और सस्पेंशन स्टेबल कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। अच्छा, इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट करते क्या है, कैसे करते हैं? रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट, जिससे कि वो आपस में अटैच्ड हो जाए। आगे समझ में ये। फिर उसके बाद में इसमें और भी कुछ होते हैं, जैसे कि आपका वेटिंग एजेंट। जैसे मान के चलो आपको आटा है, आटे को पानी में डालेंगे तो क्या आटा और पानी डायरेक्ट आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं? जैसे पानी डालते हैं तो आटा क्या होता है, भागने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम उसमें कोई ऐसा एजेंट डाल दें जो उनके सरफेस टेंशन को फिर से कम कर दे, है ना, और जिससे आटा इजीली क्या हो जाए, उस पानी से गीला होने लगे, तो इस तरीके के एजेंट को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग एजेंट। आया समझ में? हाँ, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये सर्फेक्टेंट कई मल्टीपर्पज यूज किया जाता है। SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसी में कितने पॉइंट हो गए आपके? सर्फेक्टेंट में 3 हो गए ना, एक इमल्सिफाइंग एजेंट, एक सस्पेंडिंग एजेंट, एक और बता दो, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ये आपके फ्लॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लॉक्स। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स आर एजेंट दैट फॉर्म द फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है आपका? जैसे ये एक पार्टिकल अलग अलग है, ये पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग है, तो इनका क्या बना देते हैं, ये फ्लॉक्स बना देते हैं पार्टिकल्स का। ये फ्लॉक्स कैसा होता है? लूज एग्रीगेट। दे फॉर्म द फ्लॉक्स बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फ्लॉक्स बनाने के लिए यूज होते हैं। और इनका उपयोग क्या है? इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था, जब कभी आप किसी नए टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले उनके नाम याद रखना है, वो है क्या और उनका काम क्या है, और एक एग्जाम्पल। तो इसमें ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट यूज करते हैं। देखो, हमें पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंशन में धीरे धीरे नीचे बैठते हैं। तो आप ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, आप ये इसको बता भी सकते हैं एग्जाम में। ये पार्टिकल्स हैं, अलग अलग हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ये धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। तो ये धीरे धीरे नीचे बैठेंगे तो पार्टिकल्स क्या बनाएंगे नीचे? ये हार्ड केक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? हार्ड केक। फिर उसको जब आप सेक करेंगे तो रीडिस्पर्स में प्रॉब्लम होगी, तो जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, जब आप कोई सस्पेंशन लेगा मेडिसिन तो क्या होगा, उसको वो जो सॉल्वेंट है वो तो मिल जाएगा, लेकिन ड्रग कहाँ है? नीचे बैठ के हार्ड केक बना लिया उसने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में लूज एग्रीगेट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लॉक्स बनाते हैं, जो कि कैसा होता है? लूज एग्रीगेट होता है। बंच बनाते हैं जो कि क्या होता है? लूज होता है पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स क्या होंगे? बैठेंगे। अभी सिंगल पार्टिकल है, धीरे धीरे बैठ रहे थे, अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे? तेजी से आएंगे नीचे, तेजी से नीचे आएंगे ना। लेकिन तेजी से नीचे तो आ रहे हैं, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये आने के बाद भी क्या होंगे? इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे। इसलिए फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं हम सस्पेंशन बनाने में। और हाँ चालू है। इसलिए हम क्या करते हैं? फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब सर्फेक्टेंट में कितने पॉइंट्स बताने हैं आपको? इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, और फिर से बोलो क्या क्या बनाना है? और सभी का काम क्या है? सभी का काम क्या है? ठीक। फिर आपको एक और तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका, दैट इज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर्स मतलब जो आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। स्टेबलाइजर्स क्या होंगे? इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट में इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट और आपका फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट हम बता सकते हैं। क्लियर? क्या है वो?
एक्चुअली ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन। क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए? यदि आपको नाम बस उनके याद हैं तो आप उनके नाम से उनकी एक डेफिनेशन तो बता ही सकते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट इंडिकेट कर रहा है कि सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है सॉलिड और लिक्विड के बीच के इंटरफेसियल टेंशन को कम करके, जिससे सॉलिड और लिक्विड आपस में कैप्चर्ड रहते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, है ना? हाँ। और फिर आपका फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, तो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट भी समझ में आ गया, कोई डाउट? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेबलाइजर। एक और कैटेगरी है आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी लिक्विड में जो हमको स्टेबिलिटी बढ़ाना है? जैसे हमने वाटर में पढ़ा था, या ज्यादातर लिक्विड है तो लिक्विड में कई सारे स्वीटनिंग एजेंट भी हम डालते हैं, ठीक? तो उनसे क्या होगा? उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। क्या होंगे? तो माइक्रोब्स को किल करने के लिए या माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो उसके लिए तो हमें कोई चीज डालनी पड़ेगी ना, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी तो उसकी क्या बढ़ जाएगी? स्थिरता बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। क्या यूज करते हैं? तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स, व्हाई दे आर यूज्ड इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म, या कोई भी डोजेस फॉर्म में प्रिजर्वेटिव्स का यूज क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव्स आर द एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक? ये क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव? ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? रिड्यूस या प्रिवेंट हम बोलेंगे। आप जितने भी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट देखते हैं या आप देखना तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स लिखे रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स आर व्हाट? प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंस और एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक? और बहुत कम क्वांटिटी में यूज करते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, 0.1%। इसके अलावा और भी होते हैं कई, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ठीक है ना, MP, PP याद रखना। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, कौन सी बेन? जनरली ये बेंजोइक एसिड ही है, ठीक है ना। मिथाइल पैराबेंजोइक एसिड इस तरीके से, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, तो दो बेन है इसमें हैं। और कौन कौन सी? मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन। तो इनको नाम याद रखने के लिए, बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये क्या है आपके? प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं या किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि किसी कारण से आ गए हैं तो। इससे क्या हुआ? इनने स्टेबिलिटी बढ़ा दी। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। क्या? एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। जो आपकी ड्रग सब्सटेंस है वो क्या हो सकती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है। यदि आपने कैप ओपन कर दिया तो उसमें चांसेस क्या होते हैं? ऑक्सीजन एंटर करेगी। ऑक्सीजन एंटर करेगी तो क्या करेगी? वो आपकी जो ड्रग सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है। आपने एक एप्पल काटा, एप्पल काट के जब आप उसको रख देते हैं हवा में तुरंत, तो क्या होता है? वो अलग सा हो जाता है ना, रेड रेड टाइप का दिखने लगता है। क्यों? एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से उसमें रिएक्शन हो गया। तो वैसे ही आपकी जो प्रिपरेशन है उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे? एंटीऑक्सीडेंट आर द एजेंट दैट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। खुद अपना बलिदान दे देते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, जो आपकी ड्रग सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। इसमें एग्जांपल लिखना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और उसके अलावा एक और है BHA और BHT। कई बार इनके फुल फॉर्म और ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। BHA BHT क्या है, ठीक। और कई बार ये तीनों मैंने क्यों लिखे? एस्कॉर्बिक एसिड, BHA BHT, और एक आध कोई और दे देते हैं। तो पूछते हैं इनमें से कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो BHA BHT क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, दोनों में वही आ जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन।
इनका एग्जाम्पल है। तो एज अ फर्स्ट ईयर में आप लोग एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें। नहीं भी आता एग्जाम्पल याद तो ये तो पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक, तो पहला क्या है इसमें? प्रिजर्वेटिव। दूसरा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। और हमने जो सर्फेक्टेंट में पढ़े थे उसमें चार कौन से थे? इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट और वेटिंग एजेंट। और यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा? प्रिजर्वेटिव। सभी को क्लियर? क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव? आप बताओ, पीछे नाम दो। हाँ, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? ये ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। बस इतना आप ऐसे जैसे वाइवा में बता दोगे तो जो वाइवा लेने आए बोले गजब है। बहुत अच्छा लगता है जब हम कभी वाइवा लेने जाते हैं और बच्चे आंसर्स देते हैं तो ऐसा लगता है चलो यार कम से कम बच्चे पढ़ते तो हैं, तो कोई अलग चीजें तो नहीं पूछेंगे ना आपसे, है ना? कि यूएसए में बताओ जीडीपी का क्या हालचाल चल रहा है ये सब तो नहीं पूछेंगे वाइवा में आपसे। यही पूछेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड कि बेटा क्या क्या, यही पूछ लेंगे क्या क्या एक्सिपेंट हम यूज करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। और आपने शुरू कर दिया सॉल्वेंट। सबसे पहले व्हीकल इसको बोलते हैं, बल्किंग एजेंट होता है, कैरियर होता है ना? और आपका क्या बोलना चाहिए? बल्क बढ़ा देता है, कैरियर होता है, और डिसॉल्विंग एजेंट होता है। उसके बाद में आपने एग्जांपल्स बता दिए। उसके बाद में आपने बताया कि सर्फेक्टेंट क्या होता है? रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन। स्टेबलाइजर में आपका प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, और एक और होता है आपका बफर्स। क्या? अब बफर्स क्या होते हैं किसी को मालूम है? देखो, हमारी बॉडी का एक पीएच होता है ब्लड का, पता है कितना होता है ब्लड का पीएच? 7.4। पीएच जनरली समझ लें, पीएच क्या होता है? पीएच एसिडिटी और बेसिसिटी को बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी कैसी है। मान के चलो आपने खाना है जो आपका, 2 दिन बाद उसको खाओगे तो क्या होगा? स्वादिष्ट लगेगा कि खट्टा लगने लगेगा? मतलब क्या हुआ? वो खराब हो गया। मतलब कि उसका क्या हुआ? पीएच चेंज हो गया। पहले उसका पीएच ठीक ठाक था तो स्वाद अच्छा लग रहा था, पीएच उसका क्या हुआ? बदल गया। तो क्या अच्छा लगेगा ऐसे में? इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ऐसे ही आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी पीएच चेंज हो सकता है और वो खराब हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका पीएच क्या रहे? मेंटेन रहे। तो बफर्स एक ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो बफर्स आर द एजेंट दैट मेंटेन द पीएच इन द प्रिपरेशंस। जो क्या करते हैं? पीएच को। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द बफर्स, तो बफर्स क्या है? These are the agent that maintain the pH। चलो ठीक है भैया, ये तो आपने बताया पीएच, ये बफर्स होते हैं। बफर है क्या एक्चुअली? होते क्या है? ये है क्या? कोई गोरिल्ला हम उसमें डाल देते हैं, कोई कैटरपिलर डाल देते हैं क्या? नहीं, ये ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक मतलब वीक एसिड और उसके सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। या तो ये क्या होते हैं? वीक एसिड प्लस उसी का सॉल्ट, या तो फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट, ये उसके मिक्सचर होते हैं। जैसे कोई पूछे बफर बनता कैसे है, तो वीक एसिड और उसका बेस, या वीक बेस या उसका सॉल्ट। तो वीक एसिड वाले क्या हो जाएंगे? ये एसिडिक बफर कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? बेसिक बफर कहलाएंगे। क्योंकि हमको एसिडिक बफर का एसिड वाला पीएच भी मेंटेन करना पड़ सकता है, बेसिक बफर का बेसिक पीएच भी मेंटेन करना पड़ता है। आगे समझ में? तो क्या होते हैं बफर्स? क्या होते हैं? बफर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये मिक्सचर्स होते हैं वीक एसिड और उसका सॉल्ट का, या तो वीक बेस और उसका सॉल्ट। क्या होते हैं? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, इसका सॉल्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। इन दो का कॉम्बिनेशन हम कर देंगे तो ये क्या बनाएगा? एक बफर बनाएगा। आया समझ में? क्लियर? आपको ये इतना डिटेलिंग नहीं करनी, आपको तो इतना ही याद आ जाए कि एग्जाम में हमको बफर्स भी लिखना है, एग्जाम में हमको एंटीऑक्सीडेंट भी लिखना है, फिर हमको एग्जाम में प्रिजर्वेटिव्स भी लिखना है। तो ये क्लियर? तीसरी कैटेगरी में हमको क्या बताना है? स्टेबलाइजर्स, है ना? आपको याद रखने के लिए ऐसा करना है, आप चाहो तो एग्जाम में सबको अलग अलग बताओ, है ना? पहला आपने बता दिया व्हीकल, फिर बताया सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, बफर्स और आपका एंटीऑक्सीडेंट। आप चाहो तो अलग अलग बताओ यार, 20-25 पॉइंट लग रहे हैं, लो फिर एक और आता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। कौन सा? अब कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट इन लिक्विड प्रिपरेशन। क्या
अब मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, तो बताते जो ऑर्गेन में लपेट देते हैं हम, लेप्टिक लपेटना, ऑर्गेन बॉडी ऑर्गेन। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का यहाँ पर अर्थ ये है कि ऐसे एजेंट जो आपकी प्रिपरेशन की एलिगेंसी को, पैलेटेबिलिटी को बढ़ाएं। हाँ वही बता रहे हैं ना बेटा, खूबसूरती, एलिगेंसी, इंक्रीज, ऐसे सब्सटेंस जो उसकी एलिगेंसी को बढ़ाए। एलिगेंसी को कैसे बढ़ाएंगे हम? आपको नॉर्मल ग्लूकोज दिया जाए और अच्छा कलर वाला ग्लूकोज दिया जाए तो हमको क्या लगता है, हाँ ये ज़्यादा अच्छा होगा, यस और नो? जैसे सिरप है, नॉर्मल वाइट वाइट या कलरफुल है तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, स्वादिष्ट होगा। पैलेटेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी मतलब स्वाद, ये बुकैप्स भी आप लोगों को सीखना है। जो एलिगेंसी और पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। अब ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट में आते क्या है? कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? द एजेंट दैट इम्पार्ट द कलर इन द प्रिपरेशंस, जो प्रिपरेशन में कलर इम्पार्ट करें, कलर को लाने में सहभागिता निभाएं। कलरिंग एजेंट आर द एजेंट दैट इम्पार्ट कलर्स टू द प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस में जो कलर इम्पार्ट करें। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? हमने उस दिन एक बनाई थी प्रिपरेशन, याद है? कोचिनील, एक कलर उसमें आया था, क्या बना रहे थे जब हम? फेरस फॉस्फेट सिरप। ब्रिलियंट ब्लू, ये कलर्स के नाम है ना, याद रखना है। कोचिनील, ब्रिलियंट ब्लू, ये क्या है? कलर इंपार्ट करते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशंस क्या होती है? एलिगेंट दिखती है, अच्छी दिखती है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट का काम क्या होगा? फ्लेवर इंपार्ट कर देना। ठीक, आजकल चाय पीने जाते हैं तो बोलते ना भी अदरक वाली चाय दो, इलायची वाली चाय दो, मसाला चाय दो, व्हाट आर, ये क्या है? फ्लेवर्स हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट में क्या हो सकता है? जिंजर हो सकता है, और भी कई सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। फिर स्वीटनिंग एजेंट, दवाइयाँ तो स्वादिष्ट होती नहीं है, कैसी होती हैं दवाइयाँ? कड़वी होती है, तो हमें उसमें और क्या ऐड करना है? स्वीटनिंग। अब कोई भी प्रिपरेशन हम बनाएं लिक्विड डोजेस फॉर्म, स्पेशली ओरल यूज के लिए, तो उसका कलरिंग होना जरूरी है, उसमें फ्लेवर होना जरूरी है, उसमें स्वीटनिंग एजेंट होना जरूरी है। आगे समझ में? तो स्वीटनिंग एजेंट क्या करेंगे? ये इन सब में क्या करना है? दीज आर द एजेंट दैट इम्पार्ट कलर, फ्लेवरिंग एजेंट आर द एजेंट दैट इम्पार्ट फ्लेवर टू द प्रिपरेशंस, स्वीटनिंग एजेंट आर द एजेंट दैट ऐड द स्वीटनेस टू द प्रिपरेशंस, जो ऐड करते हैं स्वीटनेस टू द, आपको इम्पार्ट नहीं याद आता तो ऐड भी कर सकते हैं। कलरिंग एजेंट आर द एजेंट दैट ऐड द कलर्स टू द प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन में कलर ऐड कर देते हैं। इतना तो आता है ना? यस और नो? थक गए क्या? ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट क्या करते हैं? स्वीटनेस ऐड कर देते हैं, जैसे कि सुक्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल। अब याद रहेंगे? मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल स्वीटनिंग एजेंट, वो अलग बताएंगे। ये भी स्वीटनेस को ऐड कर सकते हैं, है ना? और भी आते हैं, सैकरीन आता है। क्या होता है? इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे कई सारे एजेंट अलग अलग यूज भी होता है उनका। अब एक अलग टर्म बना दोगे, अदर एक्सिपिएंट्स। कौन सी कैटेगरी हो गई? फोर्थ, फिफ्थ। अदर एक्सिपिएंट, कुछ अदर एक्सिपिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखना टॉनिसिटी एडजस्टर। टॉनिसिटी एडजस्टर का मतलब, या तो इनको हम ऑस्मोटिक एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक एजेंट क्या होते हैं? दैट मेंटेन द ऑस्मोसिटी और टॉनिसिटी ऑफ द प्रिपरेशंस। जैसा नाम है वैसे उसकी डेफिनेशन देना है। टॉनिसिटी और ऑस्मोटिक एजेंट क्या होते हैं? दैट मेंटेन द टॉनिसिटी। मतलब इसको समझें, जैसे मान के चलो ये एक प्रिपरेशन है, ठीक, इसमें कोई सॉल्वेंट है और इसमें कोई सॉल्ट है। मान के चलो इसमें 0.9% सॉल्ट है। 0.9% सॉल्ट मतलब 0.9 ग्राम को हम वे करके 100 ml तक के वॉल्यूम को मेकअप कर देंगे तो वो 0.9% सॉल्ट कहलाता है। ये क्या होते हैं? सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी को
एक्सप्रेस करने की टेक्निक्स होती, परसेंटेज मेथड, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। कोई पूछेगा भैया मोलैरिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, परसेंट क्या है, तो हमको ये जो इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट में, उसको कौन सी टेक्निक से बताएंगे। अब ऐसे नहीं बताएंगे ज़्यादा शक्कर है कम शक्कर है, ज़्यादा गाढ़ा है कम गाढ़ा है, वो नॉर्मल हो गया। क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव मेथड है। हमको क्वांटिटेटिव बताना है, इसमें शुगर है कितने परसेंट है ना, इसमें कोई चीज़ है वो परसेंट में क्या है, तो परसेंट क्या हो जाएगा, 100 पार्ट में उसके कितने पार्ट हैं, तो 100 पार्ट में 0.9 पार्ट है इसके। हमने एक और सॉल्वेंट सिस्टम बनाया सॉल्यूशन, उसमें भी क्या किया, 0.9% बना दिया। तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसको हम बोलते हैं इन दोनों की आइसोटोनिसिटी एक सी हो गई। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों का एक सा है। तो ऐसे सब्सटेंस भी हमको ऐड करना होता है, स्पेशली किन में, जो आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं, आंखों वाली प्रिपरेशन, और जो आपके इंजेक्शंस होते हैं, उनकी हमारे ब्लड से ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए, या उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनमें जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारे ब्लड सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन होता है, उससे इक्वल होना चाहिए। इस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, या ऑस्मोटिक एजेंट। क्लियर हुआ। टॉनिसिटी क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस दैट मेंटेन टॉनिसिटी। टॉनिसिटी का मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन को एक सा रखते हैं। समझ में आया, ये हमेशा कंपैरेटिव वे में बताई जाती है टॉनिसिटी। तो आपका जैसे 0.9% हमारे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट्स का, तो आप देखेंगे कोई भी जो ड्रिप वगैरह लगती है उसमें 0.9% लिखा रहता है। क्यों ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ब्लड में वो लिक्विड जाने के बाद में ब्लड सेल्स को स्वेल कर देगा या तो श्रिंक कर देगा, उससे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक एजेंट। और फिर ह्यूमेक्टेंट। अब ये नया वर्ड है ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द ड्रग सब्सटेंस टू गेट कनेक्टेड विद द मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम ग्लिसरीन लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हो ठंडी में लगाते हो, ठंडियों में क्या होता है, आपकी बॉडी से मॉइस्चर गायब होता है ना, स्किन रूखी होती है, तो आप ग्लिसरीन अप्लाई कर देते हैं, जिससे ग्लिसरीन क्या करता है, मॉइस्चर को सोख के रखता है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ह्यूमेक्टेंट आर द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द ड्रग सब्सटेंस टू डिटोरियोरेट। मतलब ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड प्रिवेंट ड्रग सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रिवेंट ड्रग सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय। मॉइस्चर क्या कर सकता है, आपके ड्रग सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे में हम क्या, कौन से एजेंट डालते हैं, ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। फिर हम एक और बता सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट। देखो ऐसे तो कभी एक्सिपिएंट यूज्ड इन, बहुत बड़ा फिर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हमको ह्यूमेक्टेंट याद नहीं आया, चिलेटिंग एजेंट याद आ जाता है ना, एक आध तो याद आ जाए, हो सकता है टॉनिसिटी एडजस्टर ही भूल जाओ, तो ह्यूमेक्टेंट और चिलेटिंग एजेंट याद आ जाए। तो चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग एजेंट आर द सब्सटेंस दैट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। अब चिलेटिंग एजेंट का पर्पस कई सारा हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सेकंड, कई बार हम चिलेटिंग एजेंट इसलिए डाल देते हैं, कई सारी प्रिपरेशंस में क्या होता है, कोई इंटरेक्शन के कारण मेटल रिलीज हो रही है, या कोई सब्सटेंस की लीचिंग हो रही है, तो ये क्या करते हैं, उससे इंटरेक्ट करके उसको पकड़ के रख लेते हैं कि चल भाई डिस्टर्ब नहीं करना तू ड्रग सब्सटेंस को। आया समझ में, प्रिवेंट मेटल आयन टू इंटरेक्ट विथ ड्रग। अब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि राइट द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म।
क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ना, राइट द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सिपिएंट यूज्ड इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो बनेगा आंसर लिखते। सबसे पहले क्या करना है आपको, पॉइंट्स क्या क्या है उसमें ये याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है आपका, व्हीकल्स और सॉल्वेंट। क्या है वो, क्या है उसका एक एग्जांपल दे दिया हमने एक दो। फिर उसके बाद में हमने बताया क्या, सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट क्या होते हैं, जो इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। 4 एग्जांपल दिमाग में याद रखना, 4 चीजें इसमें बताना है, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। फिर नेक्स्ट आपका स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स में फिर आपको क्या क्या बताना, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट और बफर। बफर पीएच को मेंटेन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, और प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। फिर आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट बताना। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट में कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, और उनका क्या है वो करते हैं। फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया, अदर एक्सिपिएंट जो यूज होते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट या तो आइसोटोनिसिटी एडजस्टर। ऑस्मोटिक एजेंट कंपलसरी कौन सी प्रिपरेशन में होते हैं, ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल में। कई बार ये क्वेश्चन जीपेट वगैरह में और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑस्मोटिक एजेंट आर कंपल्सन या मस्ट बी प्रेजेंट इन ओरल डोजेस फॉर्म, ठीक है ना, डोजेस फॉर्म अप्लाइड टू द स्किन, इंजेक्टेबल्स। तो किसमें, इंजेक्टेबल्स। या तो ऐसा लिखा रहता है ऑप्थेल्मिक, इंजेक्शंस, बोथ, और ओरल डोजेस फॉर्म। तो किसमें आपको क्लिक करना है, और मारेंगे ऑप्थेल्मिक एजेंट आप आंखों में डालेंगे, मतलब आंखों की जो प्रिपरेशन है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन उसमें, और जो इंजेक्शंस बनते हैं उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक, चिलेटिंग एजेंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इनका पर्पस क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा यदि किसी कारण से कोई लीचिंग हो रही है, मतलब कोई चीज लिबरेट हो रही है उस प्रिपरेशन में, तो उसके वो प्रिपरेशन को आपकी गड़बड़ ना करे, उसको उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना के उसको आपकी प्रिपरेशन को सेफ रखती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्लियर? समझ में आया? थैंक यू।